हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम लोग डायमेंशंस पढ़ रहे थे और डायमेंशंस में 3 सेक्शन थे। पहला था डायमेंशंस, दूसरा था फिजिकल यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस। ठीक है, तो आज हम उस चैप्टर का यानी फर्स्ट चैप्टर का डायमेंशन वाला हिस्सा जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे जो टॉपिक है वो डाला है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को पढ़ने के लिए आज हमने ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट किया है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसको मैंने आज लिखने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए पहले हमें समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज डायमेंशन, यानी डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो जब हम डायमेंशन पढ़ते हैं तो डायमेंशन की मीनिंग हमें आनी चाहिए। मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। मैं इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं लगा रहा हूं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट है, एंड आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। इसका क्या मीनिंग हुआ मैं आपको समझाता हूं। इसकी मीनिंग ये हुई कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती हैं, ये होती क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर्स होती हैं। ठीक है, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन ज्ञात करना है या पता करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी पावर क्या है, जो किसी क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर पा रही है या उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। ठीक है, इसका मीनिंग कम से कम एक बात तो यहां समझ में आ गई मुझे कि अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को ज्ञात करना है तो हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी को लेना पड़ेगा। ठीक, यानी सीधा हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर आप उसकी डायमेंशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर को डिफाइन करेंगे। यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कितनी पावर में रेज की गई है ताकि उस क्वांटिटी को कंप्लीटली शो किया जा सके। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज आपको अभी नहीं समझ में आएगी, जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी बचा कुचा है वो समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि किसी भी डायमेंशन यानी दैट इज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी क्या पावर है और वो किसी क्वांटिटी पे कितना रेज की गई है, ये डायमेंशन कहलाता है। हमें डायमेंशन उसके बारे में पता हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखिए मैंने एक फार्मूला लिखा है, उसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। इसकी जो डेफिनेशन है वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कितने वॉल्यूम में कितना मास एडजस्ट है। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला लिखा गया है वो लिखा गया है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। आप ये जानते हैं कि जो मास है उसको केजी में नापा जाता है और जो वॉल्यूम है उसको मीटर में नापा जाता है। लेकिन मैंने क्या कहा है कि अगर आप डायरेक्टली इस डेंसिटी का आप डायमेंशन निकालने की कोशिश करने लगे तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी मास को हम केजी में नाप सकते हैं, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम जो फिजिकल यूनिट है इसको नापने के लिए हमारे पास कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट केवल 7 है, जो मैंने आपको बताया, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीजें जो है वो 7 यूनिट्स उसमें दी गई हैं। लेकिन उन 7 यूनिट्स में ये कहीं वॉल्यूम नहीं दिया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वॉल्यूम, चूंकि ये वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हमें बेस क्वांटिटी में लाना पड़ेगा। बेस क्वांटिटी में लाने का मतलब ये हुआ कि हम उसे सबसे छोटी यूनिट में लिखेंगे जो एसआई यूनिट ने मान्यता दी है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि जो वॉल्यूम है, अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाइट। ठीक है, यानी लेंथ यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब अगर आप देख पा रहे हो तो इस लेंथ को आप मीटर में नाप सकते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में और हाइट को भी मीटर में। अब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई है ये फंडामेंटल यूनिट के रूप में बिहेव कर सकती है या करती है। ठीक, तो आप देखिए 3 बार मैंने मीटर लिखा है, तो इसीलिए अब हम ये देखेंगे, कहीं ना कहीं मैं ऐसे कह सकता हूं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये सभी लेंथ ही तो है, चाहे आप हॉरिजॉन्टली नापे चाहे वर्टिकल नापे, कुछ भी नापे, लेकिन इट इज ए टाइप ऑफ अ लेंथ।
और लेंथ जो है वो एक एसआई यूनिट है, वो एक बेस क्वांटिटी है, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी में मास तो आपने सीखा है कि एसआई यूनिट में दिया गया है, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को लेंथ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो लेंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो लेंथ में जब करेंगे तो इसकी 3 पावर लग जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि जो मीटर है वो 3 पावर में है। आप देख पा रहे होंगे कि मीटर जो है 3, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि लेंथ का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ का क्यूब हो जाएगा। और मास को तो आप जानते हैं केजी में नापा ही जाता है। ठीक है, तो मास के लिए हम क्या करेंगे, मास के लिए हम m शब्द का प्रयोग करेंगे। एक कैपिटल लेटर है, उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल हो और जो डायमेंशन लेटर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि एम, एल, टी, ए, थीटा या केल्विन, मोल एंड कैंडेला, इन सभी को हम ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट में इसलिए रखेंगे क्योंकि ये सभी की सभी फंडामेंटल क्वांटिटी है, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि ये बेस क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको ब्रैकेट में रखा जाता है। अच्छा देखिए, मैंने इस लेंथ को, ये जो वॉल्यूम है या जो ये लेंथ है, मैंने इसको नहीं रखा। ठीक है, जब उसके जगह पे हम एल लिखते तो हम उसको रख पाते। ठीक है, तो यहाँ पे एम, एल, टी, ए, थीटा या केल्विन, हमारे पास 7 यूनिट है। 7 यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो डायमेंशंस में इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखिए, ये जो मास है, इस मास के लिए मैंने एम लेटर का प्रयोग किया, जो कि कैपिटल में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मास एसआई यूनिट में सबसे छोटी यूनिट मानी गई है। अच्छा, लेंथ को हम क्या करेंगे, एल से लिखेंगे। क्या करेंगे, एल से लिखेंगे, और एल को भी किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में। उसकी पावर कितनी लगाएंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके सामने यहां बन के आया है, इसे हम बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं, डायमेंशन। अब मैं फिर से डेफिनेशन पढ़ता हूं, क्योंकि समझना जरूरी है। ठीक है, डायमेंशन मैंने इसलिए लिखा, अब यहां जो डेफिनेशन आप देखिए लिखा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती क्या है, तो आप बोलेंगे होती ये है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो उस क्वांटिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रही होगी, तो हम उसे बोलते हैं डायमेंशन। अच्छा, इस चीज को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए, ये लिखा है m अपान एल क्यूब। ठीक, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, m और l जो यहां पे लिखा है, l क्वांटिटी को हम -3 से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, -3 से दिखाएंगे, यानी वो -3 के द्वारा जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये जो आपके सामने बन के आया है ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, मैं अपनी बात को अच्छे समझा पाया। ठीक है, आप उसको देख लीजिए एक बार फिर से, कि जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि समझना जरूरी है, नहीं तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या कहा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन निकालना है, तो हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे कितनी पावर लगी है जो उस क्वांटिटी को पर्टिकुलरली यानी कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर पा रही होगी। ऐसे फॉर्मूले को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को बोलते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जैसा मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए मेरे पास m लेटर था जो कि बेस क्वांटिटी थी, लेकिन वॉल्यूम के लिए मेरे पास कोई बेस क्वांटिटी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम को बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट किया। बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसको डायमेंशनल फार्मूला जो है वो निकाला है। ठीक है, चलिए, अब मैंने आपको बताया कि 7 SI यूनिट है, और 7 जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो m लिखा है, m जो है वो मास के लिए होता है। ठीक है, और SI यूनिट में मास को किलोग्राम में नापते हैं। ठीक है, और लेंथ को मीटर में नापा जाता है, लेंथ को मीटर में नापा जाता है, टाइम को सेकंड में नापा जाता है, और एम्पियर मतलब करंट है ये, थीटा या केल्विन ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, एंड कैडमियम सॉरी कैंडेला दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये नापने की यूनिट होती है। क्लियर, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी मे भी। अब हम एक काम करते हैं, हम कुछ क्वांटिटीज को, यानी आप ऐसा समझिए कि हम किसी क्वांटिटी को, यानी 2-4 हम डायमेंशनल फार्मूला जो है वो सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो डायमेंशनल फार्मूला है। देखिए, डायमेंशंस के लिए जरूरत यह है कि आपको जो यूनिट है वो आनी चाहिए। ठीक है, यानी डायमेंशंस के लिए आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए, और उसके बारे में थोड़ी बातें पता भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम ये देख पा रहे हैं कि कुछ फॉर्मूलेस को हम देखते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, यानी अगर हम एग्जांपल देखें तो हम ये देखेंगे वेलोसिटी, ये देखिए वेलोसिटी, ये देखिए
वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो हम बोलेंगे अगर हम देखें तो वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए कुछ फार्मूले आपको आने चाहिए, अगर नहीं आपको याद हो रहा है तो आप बार बार उसको लिखिए, याद हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसका फार्मूला है, हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की क्या है? डिस्टेंस, यानी कोई दूरी है जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट कहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर दूरी है तो उसको हम मीटर में माप सकते हैं, और मीटर की जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। अच्छा, टाइम का क्या है? सेकेंड है। ठीक है, टाइम के लिए क्या है? सेकेंड है। तो हम टाइम के लिए टी लिखते हैं। टाइम के लिए क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने आया L अपॉन टी। लेकिन आप देखिए कि ये बेस क्वांटिटी है तो मैं इसको ब्रैकेट में रखूंगा, बेस क्वांटिटी। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल टी माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं एल टी माइनस वन। क्या लिखेंगे? एल टी माइनस वन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस चीज को आप ऐसे भी लिख दीजिए, एल ऐसे लिखिए आप कि m0 यानी यहां पे m नहीं है, और l अगर हम लिखेंगे तो यहां पे l की पावर 1 है, और यहां पे t जो है वो -1 है। क्योंकि -1 क्यों? क्योंकि ऊपर से मैं नीचे लेके गया हूं, मतलब नीचे से मैं ऊपर लेके गया हूं तो वो माइनस में हो जाएगा। जब हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो साइन जो है वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का जो बेस क्वांटिटी है वो एल, यानी एल से मतलब लेंथ और टाइम का मतलब टी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मास तो है नहीं तो मैंने एम को 0 कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको लिखना है एम एल टी के टर्म में लिखना है, एम एल और टी के टर्म में लिखना है। जो नहीं होगा उसको 0 कर दिया जाएगा, जो रहेगा उसके बारे अब पावर की जाएगी। ठीक है, अच्छा अगला जो है उसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दूसरा जो फार्मूला है उसका नाम है एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? तो हम ये बोलेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये देखिएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी देखिए थोड़ी देर पहले आपने वेलोसिटी का डायमेंशन निकाला है। ठीक है, तो हम यहां देखेंगे कि m0 l t माइनस 1 आपने निकाला है, और टाइम नीचे है तो फिर हम t नीचे लिखेंगे। तो हम ये देखेंगे इस t को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा m0 l t माइनस 2। आप देखिए इधर जो बन के आ रहा है उसे हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, अब अगला जो है उसका नाम है फोर्स। मैं कुछ बता रहा हूं आपको, फोर्स। तो फोर्स का फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप देखेंगे तो जो फोर्स का फार्मूला है वो है मास इनटू एक्सीलरेशन। आप मुझे बताइए मास को किससे लिखा जाएगा? तो आप बोलेंगे m से लिखा जाएगा सर। ठीक, m से लिखा जाएगा। और एक्सेलरेशन को किससे लिखा जाएगा? तो आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है, तो हम ये बोलेंगे lt माइनस 2। हम क्या बोलेंगे? lt माइनस 2। अब देखिए वहां पे m0 है तो मैं बार बार m नहीं लिखूंगा, आपको मैंने बता दिया कि आपको इस टर्म में भी दिखाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा mlt माइनस 2। ये पूरा जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? mlt माइनस 2। ये फोर्स का निकल आया। किसका निकल आया? फोर्स का जो है वो निकल आया। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल अगला है जिसको बोलते हैं वर्क। अगर हम वर्क का देखें तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप मुझे एक बात बताइए, अभी आपने फोर्स का निकाला है, ठीक है, क्या निकाला है? m अलग निकाला है, फिर l t माइनस 2 आपने निकाला है, ये फोर्स का हो गया, और एक डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को तो आप जानते हैं किससे लिखेंगे? l से लिखेंगे। तो अब ये जो टोटल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m l स्क्वायर, 2 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है, अलग अलग भी लिखा जा सकता है बेस क्वांटिटी के रूप में, और एक ही में अभी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप देखिए मैंने अलग अलग लिखा है, तो आप इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे ही बन के आ जाएगा, एक ब्रैकेट के अंदर मैंने जानबूझ के रख देते हैं। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो ये वर्क का हो गया। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? वर्क का हो जाएगा। अगर हम टार्क देखें, टी ओ आर क्यू ई, टार्क, तो टार्क का है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट।
या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, उसके लिए जो हम लेटर इस्तेमाल करेंगे वो एल ही इस्तेमाल करेंगे। तो बताइए फोर्स का फॉर्मूला अभी आपने लिखा है ऊपर, देखिए MLT -2, देखिए आप करते करते आपको पता चल जाएगा, MLT -2 और डिस्टेंस के लिए L, अब देखिए डिस्टेंस के लिए L हो जाएगा, तो MLT -2 और L, तो ये हो जाएगा ML स्क्वायर T -2, ठीक है। मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप जो यूनिट ले रहे हैं वो हमेशा फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी में होना चाहिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखें, फिजिकल क्वांटिटी का ही निकाल रहे हैं और फिजिकल क्वांटिटी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी में होनी चाहिए। चलिए अगला है जिसको बोलते हैं पावर। तो पावर है, इसको बोलते हैं वर्क अपॉन टाइम। क्या बोलेंगे? वर्क अपॉन टाइम। तो हम ये देख पा रहे हैं कि वर्क का फॉर्मूला मैंने अभी निकाला है। क्या निकाला है? ML स्क्वायर T -2। अब देखिए ML स्क्वायर T -2 आपने निकाला है और नीचे लिखा है, जो नीचे है वो टाइम का ये T। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 3, ये हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा अब आ जाते हैं एंगल। अगला है एंगल का जो फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क भी एक प्रकार की लेंथ है और रेडियस भी एक प्रकार की लेंथ है, तो हम ये बोलेंगे कि ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी इसकी जितनी भी क्वांटिटी होगी वो सब क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी हम ऐसे बोलेंगे M0 L0 T0, कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश की कि कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो आप हमेशा जो लगाइएगा डायमेंशनल फार्मूला, तो आप वेलोसिटी से शुरू कीजिएगा, फिर एक्सेलरेशन, फिर फोर्स, ताकि आपको याद हो जाए, यानी सीरियल से आपको याद हो जाए और आपको बार बार जो है उस चीज को निकालना ना पड़े, ठीक है। ये है। चलिए आगे आ जाते हैं हम यहां पे कि जो फोर्स है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन की यहां बात की गई, या इन सब के बारे में जो थोड़ी बहुत बात की गई है, तो ऐसे ही इसको निकाला जाता है, ठीक है। चलिए ये सब बात ठीक है। अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन। आपने निकालना सीख लिया है, ऐसे बहुत सारे निकालते आप चले जाएंगे। यहां पे जो अब बात की जाएगी वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। हम क्यों डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ते हैं? व्हाट आर द नीड? क्यों पढ़ते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हमको डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ना जरूरी है? तो उसका जो सबसे पहला कारण है, वो पहला कारण ये है, चेकिंग द डायमेंशनल कॉन्सिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। चेकिंग द डायमेंशनल कॉन्सिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन का मीनिंग ये हुआ कि डायमेंशन हमें हेल्प करता है कि कोई भी फॉर्मूला सही है या गलत है, वो ये देखने में हेल्प करता है कि सही है या गलत है। मैं अभी एग्जांपल भी करा रहा हूं कि डायमेंशनल इक्वेशन हमें ये बताता है कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है, जैसे मैंने लिखा है एक्सेलरेशन, जैसे मैंने इधर लिखा है वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कुछ भी लिखा है, तो ये जो फॉर्मूला है ये सही है या गलत है, इस बात का सबूत कौन देता है? डायमेंशनल इक्वेशन देता है। कैसे देता है अभी देखते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन ये बात कहता है कि जो भी डायमेंशनल इक्वेशन होना चाहिए, भाई डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने इधर लिखा है वेलोसिटी और यहाँ पे लिखा है M0 LT -1, तो एक तरफ तो मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिखी और एक तरफ मैंने डायमेंशनल फार्मूला लिखा है। तो जब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो है बराबर किसके? LT -1, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो सामने लिखा है ना, इसे डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो फिजिकल क्वांटिटी है PQ, फिजिकल क्वांटिटी, और एक तरफ है डायमेंशनल फार्मूला। तो ऐसी कोई इक्वेशन जिसके अंदर एक साइड पे फिजिकल क्वांटिटी होती है और एक साइड पे डायमेंशनल फार्मूला होता है, उसे हम डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। तो किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन को उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने का काम जो है वो डायमेंशनल इक्वेशन करता है, यानी डायमेंशन जो है वो करता है। दूसरा देखिए, दूसरा ये टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर देता है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं SI को CGS सिस्टम में ऐसे कन्वर्ट कर देता है, SI को CGS सिस्टम में, या CGS सिस्टम को SI यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। ये डायमेंशनल इक्वेशन करने का काम करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है डिड्यूसिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है,
उसको बताने का काम भी डायमेंशनल फार्मूला करता है। ये इतने काम जो है वो डायमेंशनल फार्मूला करता है। अब आप इस तीनों को देखिएगा, तीनों को मतलब आप समझिएगा, उसके बाद हम तीनों के बारे में भी आपको बताते हैं। इसको मिटा देंगे फिर आप बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये कुछ काम करता है तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें काम नहीं कर सकता, ठीक है, यानी कुछ इसकी खामियां भी हैं, है ना, कुछ अगर स्ट्रांगनेस है या कुछ मजबूती है तो कुछ कमी भी तो है। तो यहाँ पे अब लिखा है मैंने डिफेक्ट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी अब हम इसमें पढ़ते हैं कि जो डायमेंशन एनालिसिस है उसमें क्या कमजोरी है, क्या डिफेक्ट है, क्या लिमिटेशन है, ये बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है, लिखा है वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि जितनी भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी जिनमें डायमेंशन नहीं होता है, उसकी क्वांटिटी या उसकी वैल्यू को नहीं बता पाता, ठीक है। दूसरा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म है और लोगरिथमिक टर्म है, इनके बारे में कोई वैल्यू नहीं बताता, यानी डायमेंशन इनके बारे में कुछ नहीं बताता। जैसे आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा होता है, इसके बारे में नहीं बता पाएगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं बता पाएगा। एक्सपोनेंशियल ये भी नहीं बता पाएगा, ई की पावर एक्स करके ऐसा कुछ नहीं बता पाएगा। और लोगरिथमिक यानी लॉग की वैल्यू भी इसमें अंदर नहीं बताई जाएगी, तो ये कमी है। तीसरी कमी है नॉट वर्क ऑन मोर देन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल से ज्यादा काम ये कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप देखिए मैं बार बार MLT 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 यही लिख रहा हूं, इसके अलावा अगर कोई चौथा टर्म आ जाएगा तो उसके बारे में ये बता नहीं पाएगा। चौथा पॉइंट है कि डायमेंशन स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वर्क एनर्जी और टॉर्क इन तीनों का एक ही डायमेंशन आता है, उसका नाम है ml² T इनवर्स 2। आप देख सकते हैं कि जैसे ये देखिए वर्क मैंने यहां लिखा है और टॉर्क मैंने यहां लिखा है, दोनों को देख लीजिए कि वर्क का फॉर्मूला क्या है ml² T-2 और टॉर्क का है ml² T-2। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि ml² T-2 किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर आप बताएंगे तो हो सकता है कि वो भाई जाहिर सी बात है कि वो वर्क का भी है टॉर्क का भी है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, यानी एक ही डायमेंशनल फार्मूला कई सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आ सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एनर्जी लिखी नहीं है, एनर्जी का भी यही होता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि वर्क और टॉर्क दोनों का एक ही डायमेंशनल फार्मूला है, तो स्पेसिफिक नहीं है, यानी ये स्पेसिफिक नहीं है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया हो। पांचवा पॉइंट है नो इंफॉर्मेशन अबाउट स्केलर एंड वेक्टर, यानी ये स्केलर और वेक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई है वो स्केलर है या वेक्टर है, इसके बारे में भी कोई जानकारी आपको नहीं देगा कौन, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। यानी डायमेंशन जो है वो इस बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दे सकता। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आई हैं। अब हम आते हैं, ये जो मैंने लिखा है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये चीजें कैसी होती हैं, ठीक है। मैंने ये आपको बता दिया कि फॉर्मूला कैसे चलता है, अब हम इसके बारे में बताते हैं चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। देखिए फिर ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं पे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, रखे रहिएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या बताया अभी कि जो डायमेंशन होते हैं वो किसी भी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को, कि वो सही है या गलत है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। आइए उस चीज को कैसे देते हैं आप जरा देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं पहले इक्वेशन को बताता हूं। यहाँ पे देखिए इस वाले इक्वेशन को मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। आप एक जानते हैं एक फार्मूला है, उसका नाम है S = ut + ½ at square, S = ut + ½ at square विच इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान रखिएगा कि ये इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये इक्वेशन दिया किसने था, ठीक है। तो S = ut + ½ at square। अब हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो आप देखिए कि जब हम ऐसे सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इसको तोड़ लेते हैं, यानी ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि सारी चीजें बराबर है। जैसे S = ut ये बराबर है ½ at square के, ½ at square के। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, यानी जो जहां जहां प्लस या माइनस होगा उस चीज को हम बराबर में कन्वर्ट कर देंगे। आप मुझे बताइए जो S है वो यहाँ पे डिस्टेंस है। देखिए S यहाँ पे
डिस्टेंस है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, t जो है वो टाइम है, a जो है वो एक्सेलरेशन है और t जो है वो टाइम है। अब आप देखिएगा s का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम किस में मापेंगे? l में, यानी डिस्टेंस दूरी है और दूरी को किस में नापा जाता है? लेंथ में, और लेंथ का जो सिंबल है वो क्या है? l है। ये बराबर है किसके? इनिशियल वेलोसिटी। और अभी बताया कि वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है LT-1। क्या है? LT-1। और आगे लिखा है t, तो ये t है, अलग लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां हो जाएगा LT-1 और ये हो जाएगा t। अच्छा, ये बराबर है किसके? हाफ, जो ये 1/2 लिखा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका गिना नहीं जाएगा। तो a है, a माने एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है LT-2, ठीक, इसको मैंने बंद कर दिया। और जो t है यानी टाइम है वो स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? t स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपके सामने लिख के आया है, अब आप देखिए यहाँ पे l को तो ऐसे ही लिखा जाएगा, l बराबर, यहाँ देखिए LT-1 लिखा है और यहाँ पे t+1 लिखा है, भाई t के ऊपर 1 है, तो यहाँ देखेंगे t-1 और t कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? l। फिर यहाँ पे बराबर LT-2 और t-2, ये और ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा? l। आप देखिए क्या तीनों की वैल्यू l आई है? अगर तीनों की वैल्यू l आई है तो ये जो इक्वेशन है वो सही है। अगर तीनों की वैल्यू l नहीं आती तो ये इक्वेशन गलत होता, ठीक है। और आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल और, समझिए। एग्जाम्पल है, जैसे आपने देखा है कि जब हम टाइम पीरियड निकालते हैं पेंडुलम का, तो ये होता है 2π√L/g, ठीक है, जहां पे L जो है वो लेंथ है और G जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम बोलेंगे यहाँ पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के द्वारा ये एक्सीलरेशन है, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कुल मिला के ये एक्सीलरेशन है। बस फर्क है कि अर्थ की वजह से है, ठीक है, नहीं तो a लिखा जाता है यहाँ पे। तो t = 2π√L/g। हम देखेंगे टाइम, जो यहाँ t लिखा है वो टाइम है, तो टाइम के लिए जो डायमेंशनल जो फार्मूला है या जो उसका जो बेस क्वांटिटी वो t लिखा जाएगा। और आप जानते हैं 2π जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 2π लिखा हुआ है, तो 2π तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि 2π जो है वो न्यूमेरिकल यूनिट है, तो बचा क्या? √L/g। और L को हम, यानी L क्या है यहाँ पे? लेंथ है, तो L को भी हम टर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो G लिखा है, ये जो G लिखा है वो लिखा है LT-2। ये क्या लिखा है? LT-2 लिखा है, ठीक है, LT-2 लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या? ये बचेगा √, यहाँ पे 1 बचेगा और नीचे बचेगा t-2, ये बचेगा t-2। अब 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा √t², क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये स्क्वायर और ये जो रूट है वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा t। आप मुझे बताइए, इधर भी t है और इधर भी t, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो पूरी वैल्यू आई है वो कितनी आई है? t आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि t = t। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो ये बात का गवाह है कि आखिर कोई भी डायमेंशन सही, मतलब कोई भी फॉर्मूला सही है, ये बात की जो एविडेंस है, सबूत है, वो कौन देता है? डायमेंशनल कंसिस्टेंसी जो है वो देता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन है जो सेकंड से संबंधित है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है सेकंड वाला, ये कह रहा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का काम करता है। आप ये जानते हैं कि जब फिजिकल यूनिट को बदला जाता है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वो था ये सेकंड का बता रहे हैं हम आपको कि N1U1 = N2U2, ठीक है, N1U1 = N2U2। अगर हम N2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा N1U1/U2, ठीक है। तो इसको अगर सही से हम सही कर दें तो ये हो जाएगा N1 और U1/U2। तो ऐसे हम कोई भी सिस्टम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी इससे हम कोई भी चीज जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी चीज आपको समझ में आई? कन्वर्ट किया जा सकता है, अंडरस्टैंड। चलिए अगला अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा गया है डिड्यूसिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो है वो रिलेशन जो है वो बताया जाता है। जैसे आपने देखा है कि
एक, ये मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लेते हैं कि कोई एक सर्कुलर ऑर्बिट है और उस पे कोई एक पार्टिकल जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से इसके चारों तरफ जो है वो घूम रहा है, और इस सर्किल का रेडियस जो है वो r है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसका जो फोर्स है वो क्या होगा, यानी कौन से फोर्स के साथ जो है, यानी इस जो पार्टिकल है इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा कि ये इस सर्किल में घूमता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो फोर्स है वो कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। m पे डिपेंड करता है, यानी इसकी मास पे डिपेंड करता है, इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ये बस सिचुएशन आपको बताएगी कि फोर्स जो है वो डिपेंड किस पे करता है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसका टर्म ले लेंगे, यहाँ पे x यहाँ पे रख देंगे या y यहाँ पे रख देंगे z। तो हम ये देखेंगे कि F इज इक्वल टू K, जो कि एक कांस्टेंट है, m। आप जानते हैं m को किससे लिखा जाता है, यदि मास है तो उसको किससे लिखा जाएगा, m से। यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी है LT माइनस 1 और रेडियस क्या है, L है। ठीक है, रेडियस क्या है, L है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो टर्म लिखा है इसमें इस फोर्स को बराबर करेंगे, और जानते हैं फोर्स का फार्मूला क्या है, MLT माइनस 2। तो इज इक्वल टू हो जाएगा K M LT माइनस 1 और यहां हो जाएगा L। ठीक है, चीजें समझ में आ रही, मैं यहां पे इसको लिखे दे रहा हूं आगे से कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MVR। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है वो आपको फार्मूला, यानी यहाँ पे ये बताया गया कि फोर्स तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन फार्मूला नहीं बताया गया। तो आप देखिए MLT, आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो इधर m की वैल्यू 1 है और इधर m की वैल्यू क्या है, 1 है। यानी हम सीधा कह सकते हैं कि ये जो x लिखा है x y z, यहाँ पे देखिए लिखा है ना x y z, तो हम देखेंगे कि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या है, 1 है। हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये x की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे x लिखा है, इधर m है, इधर दोनों बराबर होना चाहिए ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है और y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2 आएगी। y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2 आएगी। ये देखिए y की वैल्यू t माइनस 1 लिखा है यहाँ पे, देखिए -1 और यहाँ पे लिखा t माइनस 2, तो y की जो वैल्यू है वो 2 आएगी। ठीक है, और z की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। अगर आप देखेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, यानी z की वैल्यू जो है वो -1 आएगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, जैसे लिखा MLT माइनस 2 मैंने यहाँ लिखा, इज इक्वल टू स्मॉल k जो कि कांस्टेंट है, m की वैल्यू पे हम लिख देंगे 1, m की वैल्यू पे लिखेंगे 1 और LT की वैल्यू LT माइनस 2 जो यहाँ पे लिखा है, सॉरी LT माइनस 1 यहाँ पे लिखा है, और इस पे y की वैल्यू रख देंगे 2, तो ये 2 1 2 माइनस 2 हो जाएगा, और L यहाँ पे जो लिखा है उस पे -1 की, यानी z की वैल्यू -1 आई है। ठीक है, क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। LT -1, ठीक, तो ये जो बन के आया है, तो ये जो m है वो किसकी वजह से, इस m की वजह से, तो हम ये बोलेंगे m के ऊपर 1, v के ऊपर 2 और r के ऊपर -1। तो हम भाई ये चीज ऐसे लिखी जाएगी m v स्क्वायर और ये r -1 है, इसको नीचे ले जाया जाएगा, तो ये हो जाएगा r। तो ये फार्मूला बन के आ जाएगा F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। मैं आपको बाद में ये जो पार्ट है ना बताने वाला कि x वाली कैसे निकालेंगे। देखिए x की वैल्यू यहाँ से इक्वेट किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो ऐसे इक्वेशन किया जाता है। ठीक है, वो इक्वेट करके इसको निकाला जाता है। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपको सिचुएशन दी जाए, उस सिचुएशन के तहत आपको इक्वेशन दी जाए, तो उस इक्वेशन से आप फार्मूला जो है वो डेराइव कर सकते हैं। तो ये जो है डायमेंशंस के बारे में था और इस डायमेंशन को मैंने पढ़ाया। ठीक है, अब इसके बारे में हम कल कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो हम इसके बारे में आगे भी जो है वो सीखेंगे, और मैं इस इक्वेशन को आपको 2-3 इक्वेशन लेके और बता दूंगा। ठीक है, बस मैं अभी आपको केवल मैंने इतना बताया कि ये जो फार्मूला निकल के आया F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ये मैं बता रहा था कि इस सिचुएशन से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो वही लिखा है ना कि ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को डेराइव करता है। देखिए अभी मैंने सिचुएशन बताई थी, आपने फार्मूला निकाल दिया।
ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और बाकी हम आगे आपको जो है वो आगे डायमेंशन इक्वेशन आता रहेगा, आप उसको देखते रहिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी बीच बीच में हम कराएंगे, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ लेना ही काफी नहीं, क्वेश्चन करना भी जरूरी है। ठीक है, तो कल क्वेश्चन करेंगे हम, अगले लेक्चर में जो है क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।